हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कमलेश और स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नए वीडियो में। आज की क्लास में हम मेरे फ्रेंड पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे फ्रेंड जो एग्ज़ाम में पक्का है आने वाले, है ना। चाहे जितने भी अपकमिंग रेलवे के एग्ज़ाम की बात करें, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो अब आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। हम आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दें कि हम इसी चैनल पर रिकॉर्डेड और लाइव दोनों प्रकार की क्लासेस देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर रिकॉर्डेड और लाइव दोनों के एक साथ वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए लगाते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भाई व्हाट इज द, देखिए जस्ट अ मिनट, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट यूज्ड इन बल्ब। देखिए जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, बोले बल्बों में प्रयुक्त होने वाला टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या होता है, आपको बताना है। आपको पता है कि जो विद्युत बल्ब होते हैं, इनमें क्या होता है भैया, एक फिलामेंट होता है, बोले टंगस्टन का, है ना। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, जिसके कारण क्या होती है भाई, विद्युत, इसमें विद्युत प्रवाहित होती है। टंगस्टन का संकेत अगर मैं आपको बताऊं मेरे फ्रेंड कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है या सिंबल क्या होता है, तो टंगस्टन का संकेत होता है W, कैपिटल W से दर्शाया जाता है। अब इसको W से क्यों दर्शा रहे हैं भाई, तो इसका पुराना नाम जो होता है मेरे फ्रेंड वो होता है वोल्फ्राम, है ना। वोल्फ्राम जो होता है टंगस्टन का नाम होता है, और टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है, विद्युत कवल होता है, उसका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए हमारा 300, 3422, 30 डिग्री और 1000। तो हम बताएंगे टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, कितना, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 3422, लगभग हम बोल सकते हैं कि कितना, 4500 डिग्री। टंगस्टन का संकेत क्या होता है मेरे फ्रेंड, डब्ल्यू होता है। एक बहुत ही ज्यादा उच्च गलनांक वाली धातु होती है, और इसके कारण ही इसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो इसमें जो होती है, जो फिलामेंट में विद्युत प्रवाहित करने से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने के बावजूद ये क्या होता है, गलता नहीं है, अर्थात टूटता नहीं है ना। हम बता दें कि विद्युत बल्ब जो होती है, इसके अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है मेरे फ्रेंड। कौन सी गैस भरी जाती है, ऑर्गन गैस, ताकि ये जो फिलामेंट है ये ऑक्सीजन के साथ में संयोग ना करे, और ऑक्सीजन के साथ में अगर ये संयोग करेगा तो ये क्या हो सकता है भैया, टूट सकता है ना। तो इसके अंदर कौन सी ऑर्गन, जिसको हम अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, ये भर दी जाती है। क्लियर है मेरे फ्रेंड। चलिए लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल टू, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान खाली स्थान के बराबर है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। 173 केल्विन है पहला ऑप्शन है, दूसरा है 23 केल्विन है, 100 केल्विन है, और 0 केल्विन। आपको बता दें कि तापमान की जो इकाई होती है, तापमान, या फिर बोलेंगे कि टेम्परेचर को मापने वाली जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसमें से हम बात करें, एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होती है डिग्री र्यूमर होती है, और एक होती है केल्विन। केल्विन में मेरे फ्रेंड डिग्री नहीं लगाते हैं, ये तापमान मापने की एसआई इकाई होती है। तापमान मापने की एसआई इकाई क्या होती है भाई, केल्विन होती है ना। केल्विन, तापमान मापने की एसआई इकाई क्या होती है भाई, केल्विन होती है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में तापमान को मापा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि जल जो है कितने डिग्री पर उबलता है मेरे फ्रेंड, जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये क्या है भाई, सेंटीग्रेड में दिया हो। आपसे पूछा जा रहा है केल्विन में, केल्विन में, तो देखिए केल्विन निकालने के एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है मेरे फ्रेंड, के बराबर, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 273 आ गया, या फिर कोई भी वैल्यू आती है जो सेंटीग्रेड में दी है, और आपको कन्वर्ट करना उसको केल्विन में, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर बड़ी आसानी से इसको केल्विन में कर सकते हैं। कैसे कि सेंटीग्रेड का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ हमारे पास, -273 दिया हुआ, -273 और ये +273, तो कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड, -273 और +273, तो हम बोलेंगे कि 0 केल्विन। कितना आएगा मेरे फ्रेंड आंसर, 0 केल्विन आएगा।
तो हम बोलेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड, 0 केल्विन कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, है ना। तो ये सूत्र के द्वारा आप कोई भी वैल्यू अगर आती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। अगर अच्छा फ़ारेनहाइट र्यूमर होता है और एक केल्विन होता है, ये सभी क्या है, ताप को मापने की इकाइयां होती हैं। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के मापन के नियम पर आधारित नहीं है, जूल के मापन पर नियम, जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जूल के तापन के नियम के आधार पर हम बता दें कि एक धातु होती है बोले, जिसको बोलते हैं भैया नाइक्रोम। नाइक्रोम एक धातु होती है, हालांकि ये मिश्र धातु है, धातु नहीं होती, मिश्र धातु। निकिल की, क्रोमियम की और फेरस मिलकर बहुत ही, निकिल और क्रोमियम ज्यादा होता है, फेरस 0.0 कुछ होता है भाई, है ना। तो निकिल और क्रोमियम, नाइक्रोम से क्या होता है, निकिल और क्रोमियम की एक मिश्र धातु होती है, जिसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेरे फ्रेंड, बहुत ही हाई होता है। जैसे कि हीटर वगैरह में, हीटर में जो कॉइल यूज की जाती है वो किसकी बनी होती है मेरे फ्रेंड, वो नाइक्रोम की बनी होती है। हीटर का कॉइल जो बना होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अर्थात ये बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली या गलनांक वाली मिश्र धातु होती है। तो ये जूल के तापन नियम पर आधारित होती है। इसमें जो ऑप्शन है नहीं है पूछा है। सबसे पहला विद्युत परिपथ में उपयुक्त फ्यूज, ये भी क्या है भाई, जूल के तापन नियम पर आधारित होता है। इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है, प्रेस वगैरह जो करते हैं, इसमें भी क्या होती है, नाइक्रोम होती है, क्योंकि इससे भैया निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है। इससे बहुत ज्यादा अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या करता है, ये आयरन जो है वो गर्म होती है, लेकिन अंदर का कॉइल जो है वो खराब नहीं होता। केटली जो होती है, इलेक्ट्रिक केटली, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं भाई, लंबे समय तक क्या विद्युत प्रवाहित करते हैं, गर्म करते हैं, चाय को गर्म करते हैं, तो जो कॉइल है वो खराब नहीं होती है। बचता है क्या, बिजली प्लग स्विच, इसमें भैया नाइक्रोम का तार नहीं होता है ना। बिजली और प्लग स्विच जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे फ्रेंड, क्योंकि इसमें नाइक्रोम का तार यूज नहीं किया जाता है। हमने बताया कि नाइक्रोम का तार, एक उदाहरण बताया आपको कि ऐसे कुछ और भी हमारे पास मिश्र धातु होते हैं जिनका उपयोग हम बहुत ज्यादा, अगर इनको गर्म कर दें, इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलते हैं, तब भी ये क्या होते हैं, खराब नहीं होते हैं, ये मेल्ट नहीं होते हैं, गलते नहीं है। क्लियर है मेरे फ्रेंड। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। तो जूल के तापन नियम का उपयोग कहां किया जाता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि विद्युत परिपथ के जो फ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, इलेक्ट्रिक केटली, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है। व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो दैट इट मे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। देखिए भाई, वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता। कोई भी ईंधन है, ईंधन को अगर हम गर्म करते हैं, बोले ईंधन को क्या करेंगे, अगर हम गर्म करते हैं तो वह क्या पकड़ लेता है, बोले आग पकड़ लेता है। तो उस तापमान का नाम क्या है पूछा जा रहा है आपसे, उस ताप का नाम क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी कोई ईंधन अगर क्या पकड़ता है भैया, आग पकड़ लेता है, तो भैया क्या उदासीन ताप होगा क्या, भैया उदासीन ताप बिल्कुल नहीं होगा। क्वथन ताप में क्या होता है भाई, कोई भी जो हमारे पास मटेरियल होता है वो अगर बॉइलिंग होता है, देखिए बॉइलिंग इंग्लिश नाम से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर में क्या होता है भाई, उबलता है। जब भी कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, क्वथन ताप। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है भाई, ईंधन आग पकड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। क्वथन ताप पर भी नहीं पकड़ेगा। तो बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन मेरे फ्रेंड, कौन सा, प्रज्वलन ताप। कौन सा भैया, प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप पर क्या होता है, कोई भी जो ईंधन है वो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, अर्थात जलने लगता है ना। आग पकड़कर क्या करेगा भैया, कोई भी ईंधन जलने लगेगा, है ना। इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, याद रखेंगे मेरे फ्रेंड ये क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सब्सटेंस which has the highest specific heat capacity। निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। सबसे पहले हम आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बता देते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट दिया हुआ हमारे पास, स्पेसिफिक हीट, देखिए किसी भी पदार्थ का तापमान अगर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है, पदार्थ का तापमान
किसी भी पदार्थ, अब ये पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, ऊष्मा की आवश्यकता, उसे कहते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा, है ना। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किस में होती है आपको बताना। आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बर्फ में होती है, एल्यूमिनियम में, जल में या फिर कैरोसिन में। 4 ऑप्शन है मेरे फ्रेंड आपके सामने। इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे फ्रेंड इसका करेक्ट होगा। क्या जल जो होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होती है वो सर्वाधिक होती है, और कितनी होती है अगर हम ये भी बताते हैं तो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है 4.186। कितनी होती है मेरे फ्रेंड, 4.186 होती है क्या, विशिष्ट ऊष्मा होती है। किसकी, जल की। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, आपको अगर कल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 4.186 होती है। कितनी होती है भाई, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1.486 होती है, आपको याद रखना है। तो बर्फ, एल्यूमिनियम और कैरोसिन से सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा फिर मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा। चलिए लगाते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। -273 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछ लिया जा रहा है। तो सीधी बात है एनटीपीसी और ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आने की फुल संभावना भाई, चाहे आपको वैल्यू कन्वर्ट करने को दे दें, कोई भी वैल्यू दे देगा कि -200 की जगह -150 कर देगा भाई, या जो भी है ना। तो इसको चेंज करने के लिए क्या होता है भैया, एक सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9, है ना। ये सूत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। आपको सेल्सियस का मान दिया हुआ है भाई, सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ है, -200 दिया हुआ है, बटे में 5 करेंगे बराबर F-32 और बटे में 9 करेंगे भैया, इसका गुणा भाग कर देंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं भैया, इसका जो आंसर है मेरे फ्रेंड -228 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरे को तो क्या आंसर निकलेगा आपके पास, -228 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। हम बोलेंगे कि फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है हमारे पास आंसर, तो आंसर नंबर बी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए 9 का गुणा होगा -200 में तो हो जाएगा कितना, 9 दूनी -1800 हो जाएगा, है ना। बराबर में क्या हो जाएगा, ये 5F -32 का गुणा कर देंगे हमें 5 में, तो 5 दूना 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, 5 दिया 15 और 1 16, 160। देखिए -18 और 160, इसका गुणा कर, इसका माइनस कर देंगे भाई इसमें, और हम क्या सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर -228 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है मेरे फ्रेंड, C/5 F-32/9। ये क्या होता है भैया, इसका सूत्र होता है, इसके जरिए आप सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड वाली जो वैल्यू है उसको बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन केल्विन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है भैया 2018 में। केल्विन पैमाने में कमरे का मानक तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने में कमरे का मानक तापमान कितना होता है बताना। 198, 293, 373 और 273। आपको बता दें डिग्री सेंटीग्रेड में जो होता है मेरे फ्रेंड, डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो होता है भैया 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है भैया। 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, मानक तापमान है। कौन सा भैया, मानक तापमान बोलते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड को। अगर इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमने अभी बताया केल्विन बराबर क्या होता है, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। इसका 273 अगर हम इसमें मान रख देते हैं भैया किसका, 27 का, है ना। तो 27 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 273। 27 प्लस 273, 27 प्लस 273 का मान कितना हो जाएगा भाई, के बराबर हो जाएगा 293। कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड, 293। बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना होता है मेरे फ्रेंड, 293 होता है। कितना होता है, 293 याद रखेंगे,
है ना। रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना होता है, 293 होता है। किस में होता है, केल्विन में होता है। केल्विन क्या है मेरे फ्रेंड, तो ताप की एसआई इकाई, ताप की एसआई इकाई, ताप की एसआई इकाई या फिर यूनिट क्या होती है भैया, केल्विन होती है, याद रखेंगे। चलिए लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वें नंबर का क्वेश्चन है भाई, भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन मेरे फ्रेंड, ये भी है ना, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ, 2021 में आया हुआ है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी, हम जितने भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी के जैसे आने वाले हैं, आपको बस वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई। भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित होती है, तो प्रकाशिकी सबसे पहला ऑप्शन है भाई। प्रकाशिकी के बारे में बता दें, इसमें प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रकाशिकी बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं भाई हम, है ना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ऊष्मा के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा के प्रभाव, इसमें ऊष्मा के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स डायनिक्स बोलते हैं। खगोल भौतिकी में क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में जितने भी पिंड होते हैं, अंतरिक्ष में पिंड या अंतरिक्ष में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, पिंड नाम से बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में जितने भी पिंड होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है खगोल भौतिकी में, एस्ट्रोफिजिक्स में किया जाता है। तो तीन, प्रकाश के गुण ऑप्टिक्स में किया जाता है, ऊष्मा के प्रभाव में थर्मोडायनेमिक्स, बचता हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत विराम अवस्था में द्रवों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। विराम अवस्था में, विराम में द्रवों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्लियर है मेरे फ्रेंड, सभी चारों ऑप्शन आपको क्लियर करा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस कारण से ऊपर उठता है। लालटेन की बत्ती में भैया मिट्टी का तेल जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। कारण क्या है इसका, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। ऑस्मोसिस, परासरण है, केशिकत्व है, प्रसार है या गुरुत्वाकर्षण है। आप अगर फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा भाई। परासरण क्या होता है भैया, कि जब कोई भी विलायक के कण जो होते हैं, विलायक है ना, सॉल्वेंट के कण जो होते हैं अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, तब इस घटना को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जैसे कि परासरण का उदाहरण है कि सूखे हुए बीज जो होते हैं उनको पानी पे डालने पर वो क्या हो जाते हैं भाई, फूल जाते हैं। तो परासरण तो हमारे क्या भैया, इसका आंसर नहीं होगा। कि इस दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं भैया, दूसरा नंबर ऑप्शन है केशिकत्व। केशिकत्व के कारण ही, केशिकत्व क्या होता है भैया, कि जब एक अणु को दूसरा अणु अपने ऊपर अपनी तरफ खींचने लगता है, जिस तरफ लगता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, केशिकत्व बोलते हैं। इसी के कारण जो है पौधों की जड़ जो है पानी को पत्तियों तक पहुंचाती है, टहनियों तक पहुंचाती है भाई, कैपिलरिटी बोलते हैं ना, केशिकत्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, केशिकत्व हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्या है भाई, केशिकत्व। आगे के ऑप्शन भी हम आपको समझा देते हैं भाई। प्रसार का मतलब होता है भैया फैलाव, है ना, कि जब भी कोई वस्तु को हम किसी दूसरी वस्तु में डालते हैं या फैलाते हैं, जैसे कि अगर टी बैग के बारे में बात करें, एक कप में अगर गर्म पानी भरा हुआ है तो इसमें अगर टी बैग डालते हैं तो टी बैग में जो चाय है बोले वो पूरे लिक्विड में क्या हो जाती है, बड़ी आसानी से फैल जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रसार कह रहे हो। और गुरुत्वाकर्षण से तो सभी लोग परिचित है मेरे फ्रेंड, कि गुरुत्वाकर्षण क्या होगा करके। तो इस ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा। चलिए लगाते हैं मेरे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम। बताइएगा इसका आंसर, जिनको पता है भाई वो कमेंट कीजिएगा और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, कौन सा आर्किमिडीज पर सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, तीसरा है भैया हाइड्रोमीटर, और चौथा है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के बारे में हम बता दें कि ये दूध की शुद्धता को मापने का काम करता है। दूध की शुद्धता, है ना, मिल्क की शुद्धता को मापने का काम कौन करता भैया, लैक्टोमीटर करता है ना।
आपको बता दें, सबसे पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत बोल के बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बोलता है कि कोई भी वस्तु को जब द्रव में डुबाया जाता है तो वो जितनी मात्रा में द्रव को बाहर निकालती है, मतलब प्रतिस्थापित करती है, तो उतनी ही मात्रा में द्रव उसके ऊपर क्या लगाता है भाई, बल लगाता है, जिससे वस्तु जो है वो ऊपर की ओर उठाव महसूस करती है, विपरीत बल लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा ही हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग की जाती है। हवाई जहाज और पंखों की डिजाइनिंग किसके द्वारा की जाती है भैया, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा ही की जाती है। चलिए लगाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन इन लिक्विड इज कॉल्ड। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है भैया? जो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनमें भी घर्षण पाया जाता है। जैसे ठोस, जो दो ठोस होते हैं, ठोस अगर एक दूसरे से टकराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ठोसों का घर्षण। लिक्विड जो होते हैं, इनकी सतह दर सतह क्या होता है, इनमें घर्षण पाया जाता है बोले। तो जो द्रवों का घर्षण होता है उसको क्या बोलते हैं? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। विकृति, श्यानता, विकृत गंधता या कठोरता, है ना। देखिए, द्रवों में जो घर्षण होता है मेरे फ्रेंड, उसको बोला जाता है श्यानता या फिर विस्कोसिटी के रूप में। क्या बोलते हैं? श्यानता या फिर विस्कोसिटी। द्रवों में घर्षण, द्रवों में बहने का जो गुण होता है उसका विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है मेरे फ्रेंड? घर्षण कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। द्रव पदार्थ के प्रवाह का क्या करता है भाई? विरोध करता है। द्रव पदार्थ के प्रवाह का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं कि कोई अगर पदार्थ जितना गाढ़ा होता है तो उसको विस्कोसिटी उतनी अधिक होती है। जैसे जल की विस्कोसिटी कम है, शहद की विस्कोसिटी अधिक है। मतलब शहद क्या होता है भैया? ज्यादा गाढ़ा होता है, जिसकी विस्कोसिटी जो होती है उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा होती है उसकी श्यानता जो होती है उतनी ज्यादा। विकृति से क्या होता है भैया? संरचना बदल जाती है ना। कठोरता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। चलिए लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कॉर्क फ्लोट इन वाटर व्हाइल एन आयरन नेल सिंक्स। कॉर्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड। लोहे की कील क्यों डूब जाती है और कॉर्क क्यों तैरती रहती है भैया? पहला ऑप्शन है उसके घनत्व के अंतर के कारण, कॉर्क की तैरने की क्षमता के कारण, उनके रूपों में अंतर के कारण, और दोनों में समान बल लगने के कारण। देखिए मेरे फ्रेंड, एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं हम घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है, अर्थात जिसका घनत्व जितना कम होगा वो उतनी हल्की होगी। तो हम बोलेंगे, देखें मेरे फ्रेंड, कि जो पानी जो होता है उसका जो घनत्व होता है कॉर्क से अधिक होता है। कॉर्क का घनत्व क्या होता है? कम होता है। कॉर्क का घनत्व क्या होता है भैया? कॉर्क का घनत्व कम होता है, जबकि पानी का घनत्व जो होता है, जल जो होता है, इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो जिसका घनत्व जो अधिक होगा वो क्या होगा? भारी होगा। तो कॉर्क जल से क्या होगी? हल्की होगी, उसके घनत्व में अंतर के कारण, है ना। कॉर्क जल से क्या होगी भाई? हल्की होगी, उसके घनत्व के अंतर के कारण। जबकि लोहा जो होता है इसका घनत्व जल से अधिक होता है, इसलिए लोहे की कील जो हो जाती है वो क्या हो जाती है भाई? डूब जाती है। तो मेन कारण है क्या? इसका घनत्व के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? डेंसिटी कहते हैं, है ना। मेन क्या है भाई? इसका घनत्व। कॉर्क का घनत्व कम है इसलिए वो तैरती है, लोहे का घनत्व अधिक है इसलिए वो क्या होता है भाई? डूब जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर का है, लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? आरआरबी जेई लेवल का क्वेश्चन है ना। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, अदिश श्रृंखला के सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पेरिस्कोप का सिद्धांत और विभवमापी का सिद्धांत। देखिए, दूध कि नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ये लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है मेरे फ्रेंड? तो ये लैक्टोमीटर जो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत हमने बताया कि कोई भी वस्तु अगर पानी में छोड़ी जाती है तो जितनी मात्रा में क्या करती है? द्रव को हटाती है, उतनी ही मात्रा में द्रव क्या करता है? उसके ऊपर की ओर क्या लगाता है? बल लगाता है, जिससे वो वस्तु क्या हो जाती है भाई? ऊपर की ओर उठी हुई महसूस होती है ना। तो ये इसी प्रकार लैक्टोमीटर भी क्या काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा।
15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावन बल, जो ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है ना, बल जो जल के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है, उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर क्या निर्भर करता है भैया? उत्प्लावन बल कहां की ओर लगता है भैया मेरे फ्रेंड? उत्प्लावन बल हमेशा जल की सतह के ऊपर की ओर लगेगा, कि जल अगर कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल जो होता है घनत्व और आयतन पर निर्भर करेगा, किसके? तो हम बोलेंगे कि उत्प्लावन बल का परिमाण, जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण, उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है, परिमाण, उसके घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। क्या बोलते हैं भाई? परिमाण को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो परिमाण हमारा क्या हो जाएगा भैया? सी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है, आरआरबी जेई लेवल का क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, जब कोई वस्तु द्रव में कब तैरती है आपको बताना है? जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है, जब वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक होता है। जब वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी भाई? डूब जाएगी। जब वस्तु और दोनों का घनत्व समान होता है। लास्ट ऑप्शन है कि जब वस्तु और घनत्व बहुत अधिक होता है ना। इसमें जब वस्तु का घनत्व बहुत अधिक होता है वो तो ज्यादा ही मात्रा में डूब जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है भाई? करेक्ट हो जाएगा कि जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है तभी वो क्या करती है भैया? द्रव के ऊपर क्या होती है? तैरती रहती है ना। जब वस्तु का घनत्व द्रव से क्या होगा? कम होगा, तब वस्तु क्या करेगी भाई? तैरती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे फ्रेंड। लगाते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। एक डूबे हुए पिंड पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्प्लावन बल का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये भी, है ना। यांत्रिक बल है, उत्क्षेप है, घर्षण बल है, या फिर दाब है? देखिए, एक बल होता है जिसको उत्थान बल भी कहते हैं। उत्थान को हम क्या कहते हैं? उत्थान या उत्क्षेप, उत्क्षेप, उत्थान या उत्क्षेप, या इसी का नाम क्या होता है? उत्प्लावन, उत्प्लावन, उत्प्लावन बल। देखिए 3 नाम बता दिए हमने आपको भैया। एक बल है कौन सा? उत्प्लावन बल, इसी का दूसरा नाम है उत्क्षेप बल, या फिर क्या होता है भैया? उत्थान बल, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड? करेक्ट हो जाएगा कि जब भी द्रव की सतह पर कोई वस्तु डुबोती है तो कोई वस्तु जितना द्रव का भार को हटाती है उतनी ही मात्रा में द्रव जो है वो ऊपर की ओर इस पर बल लगाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? उत्प्लावन बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु में डुबोई गई वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है तो क्या होता है? अभी बताएं भैया हमने, वस्तु क्या होती है भैया? डूब जाती है। वस्तु क्या हो जाती है? डूब। जब भी कोई वस्तु द्रव में डुबोई गई वस्तु का घनत्व अधिक होगा, द्रव से कम होगा, तो वस्तु क्या हो जाती है भाई? सॉरी, उल्टा हो गया भाई मेरे फ्रेंड, है जरी थोड़ी सी गलती हो गई है कि वस्तु का घनत्व क्या है भैया? कम है। द्रव का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु क्या हो जाएगी भाई? तैरेगी। वस्तु क्या हो जाएगी? तैरेगी, है ना, क्योंकि वस्तु का घनत्व कम है, द्रव का घनत्व क्या है? अधिक है। द्रव के घनत्व से कम है अगर वस्तु का घनत्व, तो वस्तु हमेशा क्या होती है भाई? तैरती है। और इसी के विपरीत अगर बोल दें कि वस्तु का घनत्व जो है वो द्रव से अधिक है तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर की, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बहुत ही सिंपल है भैया। बर्फ जो होती है भैया, बर्फ जो है पानी में क्यों तैरती है ना? क्यों तैरती है भैया? आइस जो है पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या होगा? बर्फ का घनत्व कम होगा। किसकी तुलना में? जल की तुलना में, है ना, जल की तुलना में। तो जल का घनत्व अधिक होगा, बर्फ का घनत्व कम होगा। बर्फ का घनत्व क्यों कम होता है? कि जब बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं तो जब बर्फ के क्रिस्टल अगर कुछ इस प्रकार से, तो इनके बीच में कुछ खाली गैप रह जाता है, और इसी खाली गैप में एयर क्या हो जाती है भाई? भर जाती है, जिसके कारण बर्फ का घनत्व क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे फ्रेंड? सी नंबर का, पानी से कम होता है। किसका घनत्व भैया? बर्फ का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ जो होती है वो जल के ऊपर तैरने लगती है। जल का घनत्व सर्वाधिक कितना होता है? तो हम बता दें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जल का घनत्व जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये आप क्वेश्चन को याद रखेंगे मेरे फ्रेंड। चलिए लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर का है,
पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल है, अभी बताया हमने। इसको क्या बोलते हैं भाई? उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल भी बोलते हैं। उत्प्लावक बल और या उत्प्लावन बल भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। क्या नाम है भाई? उत्थान बल या उत्क्षेप बल। उत्थान बल या फिर उत्क्षेप बल भी इसको कहते हैं, है ना। उत्थान बल, उत्थान या उत्क्षेप बल, है ना। उत्क्षेप बल भी इसको कहते हैं। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भैया 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था। भैया जल कम जलता है भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है ना। 0 से अगर हम कम करते जाएं तब ये क्या हो जाता है? बर्फ में। लेकिन 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का हिमांक बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं भैया? जल का हिमांक बिंदु बोलते हैं। और क्वथनांक बिंदु जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वथनांक कितना होता है जल का? तो बोलेंगे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर ये क्या बोलते हैं? उबलता है ना। तो 12 डिग्री पर क्या होगा भैया? द्रव अवस्था में ही पाया जाएगा, है ना। 12 डिग्री पर क्या होगा? द्रव अवस्था में ही पाया जाएगा। जब भैया टेम्परेचर 12 डिग्री हो जाता है तो क्या होता है? द्रव जो जम जाता है? नहीं जमता है ना। आयन अवस्था में नहीं होगा, गैस में भी नहीं होगा, ठोस में भी नहीं होगा। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। वल्व के फिलामेंट को खालिस्तान से प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। आरआरसी ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है भैया। तो भैया ये उच्च प्रतिरोध के कारण, क्या है? उच्च प्रतिरोध के कारण प्रतिरोध जो है वो उसका बढ़ जाता है। कब? फिलामेंट को प्राप्त करने अत्यंत पतला और लंबा बनाए। कोई भी तार जितना पतला और लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। और जितना मोटा होगा तार तो भैया मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। इसका मान क्या होता है भाई? कम होता है ना। तो हम बोलेंगे कि इसमें प्रतिरोध का मान उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड? करेक्ट हो जाएगा। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है बताइएगा? एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड। एसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है तो ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखना है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? तो भैया सीधी सी बात है, कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा में मेरे फ्रेंड? उत्तर और दक्षिण दिशा। एक मिनट, हम पेन दूसरा ले लेते हैं भाई। उत्तर दक्षिण दिशा में नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ साउथ पोल में क्या होता है भैया? चुंबक जो है वो लटकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेरे फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें बहुत सारी हेल्प कर सकता है। और हमारी जितनी भी वीडियो है उन पर और भी लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में ये क्लास को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर आ सकें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिसका उपयोग करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड क्वेश्चन अगर आपको आज के पसंद आए होंगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें। फिजिक्स के हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं इसी प्रकार से, और पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।